बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अयोध्या के हाजी महबूब और हाजी अखलाक ने यह अर्जदाश्त दाखिल की है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में हाजी महबूब और हाजी अखलाक गवाह थे। सीएमओ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वजीर आला उद्धव ठाकरे के जरिए औरंगाबाद को संभाजी नगर लिखे जाने के बाद औरंगाबाद के नाम को लेकर एक मर्तबा फिर सियासत गर्मा गई है। अगले 4-5 महीनों में औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात इसकी असल वजह बताई जा रही है। इस मामले को लेकर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी आमने सामने है तो दूसरी जानिब बीजेपी। औरंगाबाद में अनकरीब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन अभी से तमाम सियासी पार्टियां इंतखाबात की तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी ने जीत के बाद शहर का नाम संभाजी नगर करने का ऐलान किया है, तो वहीं शिवसेना ने बीजेपी को याद दिलाया है कि बिहार में भी एक औरंगाबाद है। तो बिहार में एक औरंगाबाद है, बिहार में, तो उसका नाम भी भारतीय जनता पार्टी ने बदल देना चाहिए। वहाँ तो उनकी सरकार है, बिहार में तो उनकी सरकार है, चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, लेकिन सरकार तो बीजेपी चला रही है। तो ये मेरी मांग है अब कि बिहार के औरंगाबाद का भी नामकरण कर दीजिए। क्या नाम देना है वो आप मुझे बताइए। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के सीएमओ ऑफिस के ऑफिशियल हैंडल से औरंगाबाद के बजाय संभाजी नगर लिखे जाने पर नया तनाज़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसकी सख्ती से मुखालिफत की है, तो वहीं शिवसेना ने कांग्रेस के एतराज़ को अहमियत देने से इनकार कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री की अपनी भावना है और सरकार मुख्यमंत्री चलाते हैं, मुख्यमंत्री के नाम से सरकार की पहचान होती है। और मुझे नहीं लगता अजित पवार हो या कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोरात हो, उनको मुगल शासक औरंगजेब के बारे में इतना प्यार है। वो तो संभाजी के भक्त है ना, राजा, वो तो संभाजी के भक्त है और रहेंगे, पूरा महाराष्ट्र रहेगा भक्त संभाजी का। तो अजित पवार जी ने जो बयान दिया है वो ठीक है, राजनीतिक बयान है। यहाँ महाविकास आघाड़ी का शासन है, सरकार है, और हमारा जो किमान समान कार्यक्रम है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है, उसमें ये नामांतर नहीं है, किसी सिटी का नामांतर करने का कोई उसमें नहीं है। सेना भी इस बात पर अड़ी हुई है और बीजेपी ने तो आज कह दिया कि ये जनता की जीत है कि सीएमओ के हैंडल से संभाजी नगर ट्वीट किया गया है। नहीं, मुझे तो लगता है कि वो गलती से हुआ होगा, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वो सरकारी दस्तावेज है, जो है वही होना चाहिए, उसमें अलग। हालांकि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी हुकूमत औरंगाबाद के एयरपोर्ट का नाम संभाजी नगर एयरपोर्ट करने को लेकर मुत्तफिक है, लेकिन औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर करने को लेकर कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के सामने दीवार की मानिंद खड़ी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड को अनकरीब एक मुस्तकिल सीईओ मिल जाएगा। इस बात का फैसला औरंगाबाद में बोर्ड अरकान की एक मीटिंग में किया गया। इस बात की जानकारी वक्फ बोर्ड के रुकन और मीटिंग के चेयरमैन खालिद बाबू कुरैशी ने दी, लेकिन यह मीटिंग अपनी आईनी हैसियत को लेकर सुर्खियों में रही। 5 घंटे चली इस मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए हैं। पेश एक रिपोर्ट। रियासत महाराष्ट्र में अक़लियती इदारों का हाल किसी से पोशीदा नहीं। रियासत का वक्फ बोर्ड भी इससे अछूता नहीं है। ना बोर्ड कारकर्द है और ना ही मुस्तकिल सीईओ है। ऐसे में रियासती हुकूमत की इमा पर औरंगाबाद शहर के महसूल प्रबोधनी में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वक्फ बोर्ड के मुस्तकिल सीईओ के नाम पर मोहर लग गई। वक्फ बोर्ड के जितने भी डिसीजन हैं सब मेजर होते हैं, जिसमें कि अभी हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें कि उनको फुल टाइम सीईओ अपॉइंटमेंट करने के लिए नाम चाहिए थे। तो हमने वो नाम डिस्कस करके और वो नाम हमने एक नाम डिसाइड किया है और अभी वक्फ बोर्ड की तरफ से फुल टाइम सीईओ, परमानेंट सीईओ के लिए वो नाम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और वहाँ से अप्रूवल आएगी। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड को फुल टाइम सीईओ मिलेगा। रियासती वक्फ बोर्ड को फाल बनाने के लिए
बोर्ड में 11 अरकान होना जरूरी है, लेकिन फिलहाल 4 अरकान पर ही काम चल रहा है, जिनमें वक्फ बोर्ड के 2 अरकान ने मीटिंग में शिरकत नहीं की। महज बोर्ड के 2 अरकान मीटिंग में शामिल थे। इसके अलावा एडिशनल सीईओ शेख हनीस और डिप्टी सीईओ फारूक पठान मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के चेयरमैन खालिद बाबू कुरैशी ने ये एतराफ किया कि एडिशनल सीईओ को ही मुस्तकिल सीईओ बनाने के लिए बोर्ड अरकान पर दबाव था। गवर्नमेंट से तो दबाव था कि आप अनीस शेख साहब को ही फुल टाइम सीईओ के लिए आप उनको ऐसे काम करें कि उनको फुल टाइम सीईओ अपॉइंट कर सकते गवर्नमेंट कर सके, ऐसा हम पे दबाव था। यस। इस मीटिंग में 400 मुख्तलिफ मुद्दों पर तबादले ख्याल किया गया और आधे से ज्यादा मामलात को निपटाया गया। मीटिंग की सदारत करने वाले खालिद बाबू कुरैशी पर रियासती वजीर नवाब मलिक ने फाइलें चोरी करने का इल्जाम लगाया था। खालिद कुरैशी ने फाइल चोरी के इल्जाम की वजाहत की। जो एक्ट में डेप्यूटी सीईओ का अपॉइंटमेंट का वजूद ही नहीं है, आपने एक शख्स को डेप्यूटी सीईओ बना दिया। वो डेप्यूटी सीईओ मिनिस्टर के बाजू में बैठा है और मेरी इंटरव्यू दे रहा है। आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 24 नवंबर को, उसमें आपने देखा लेफ्ट में वो बैठे हैं डेप्यूटी सीईओ, राइट में सीईओ बैठे हैं एडिशनल चार्ज वाले, और मिनिस्टर साहब मीटिंग ले रहे हैं। मैंने इस पे कंप्लेंट की है, मैंने ऑर्डर मांगा है उनके अपॉइंटमेंट का, डेप्यूटी सीईओ का। वक्फ उमूर से वाबस्ता लोगों ने इस मीटिंग की दस्तूरी हैसियत पर ही सवाल उठाया था, लेकिन इसे खातिर में नहीं लाया गया। मीडिया नुमाइंदों को भी इस मीटिंग से दूर रखा गया था, लेकिन फिर एहतजाज के बाद मौका दिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर इरफान अंसारी झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन मुंतखब किए गए हैं। आज हज कमेटी के चेयरमैन के इंतखाब के लिए रांची में वाक़े हज हाउस में मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें हज कमेटी के अरकान ने इत्तफाक राय से डॉक्टर इरफान अंसारी को हज कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया। वाज़ेह है कि हज कमेटी की तश्कील के लिए गुज़श्ता 27 नवंबर को 16 अरकान पर मुश्तमिल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस रुकन असेंबली के साथ साथ पार्टी के रियासती नायब सदर भी हैं। चेयरमैन मुंतखब होने पर इरफान अंसारी ने खुशी का इजहार किया। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं इस पद के लिए मैं नहीं आया था यहाँ। सभी लोगों ने मुझे दायित्व सौंप दिया है, मैं ईमानदारी से काम करूँगा और जो मुझे इस पद से इन लोगों ने नवाज दिया, हमें लगता है कि हम उस लायक नहीं थे, लेकिन चलिए आगे देखेंगे। लाइन अप तो हम लोग सब मिलकर किए हैं, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। सरफराज साहब भी हैं, डॉक्टर इरफान साहब भी हैं और सारे सदस्य जो हैं सारे लोग का क्रेडिट है। हम लोग नहीं चाहते थे कि इस पर कोई वोटिंग हो और जितने भी सदस्य थे उन लोग चाह रहे थे कि हम तीनों में से कोई बने और इनका राय को भी हम लोग लिए, लेकिन कैंडिडेट 4 कैंडिडेट जो आप बता रहे हैं, तो सारे लोगों से मशवरा करने के बाद हमारे साथ जो यंग और एनर्जेटिक जो ये विधायक हैं इरफान साहब को सर्वसम्मति से हम लोग इस हज कमेटी का चेयरमैन के रूप में निर्वाचित किए हैं। हम लोग शरिया झारखंड की तरफ से जो झारखंड स्टेट हज कमेटी के नए चेयरमैन जामताड़ा के विधायक जनाब इरफान अंसारी साहब मुंतखब हुए हैं, इदारे शरिया की तरफ से उन्हें मुबारकबादी पेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड के हाजियों के खिदमत में चेयरमैन साहब तमाम मेंबरों के ताउन के साथ में बेहतर काम करते रहेंगे और जो एम्बार्केशन पॉइंट हटा है झारखंड से, एम्बार्केशन पॉइंट रांची में रहे, इसकी पहल के लिए लगातार कोशिश करेंगे और जो आज़मीन हज की होती है दुश्वारियाँ, उनकी सहूलत के लिए तमाम मेंबरान मुत्तफिक होकर काम करेंगे। और इदारे शरिया झारखंड ने हमेशा आज़मीन हज की खिदमत की है, आगे भी हज कमेटी का ताउन भी इदारे शरिया झारखंड कर। कोरोना बहरान के दौरान इमसाल हज का फरीज़ा अंजाम देने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज़मीन से दरख्वास्त लेने का सिलसिला अभी जारी है। दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। ताहम मुल्क भर से आज़मीन की दरख्वास्तें काफ़ी कम जमा हुई हैं। मगरबी बंगाल हज कमेटी को अब तक 3,452 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। रियासत का हज कोटा 17,835 है, जिसमें कमी की गई है। कोरोना बहरान के पेश नज़र मुल्क से जाने वाले आज़मीन की तादाद में कमी की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो हज एप्लीकेशन मिल रहे हैं वो काफ़ी कम है। बंगाल हज कमेटी को अब तक
3,452 हज दरखास्तें ही मौसूल हुई है। ऐसे में 10 जनवरी हालांकि आखिरी डेट है, लेकिन समझा यही जा रहा है कि इस तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान नहीं है। आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बंगाल से जहां बड़ी तादाद में लोग हज पे जाते थे, इस बार अगर हज एप्लीकेशन कम आए हैं तो इसकी वजह क्या होगी? देखिए, इसकी खास वजह हमारे समझ से ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोदी जी ने एक कानून पास किया है कि बिना जो है IT रिटर्न के जो है आप हज को नहीं जा सकते हैं। तो पहले ऐसा था, एक तो पहले जो हज का जो खर्च था वो काफ़ी कम था, 2.5 लाख 3 लाख रुपए का खर्च था। अभी मिनिमम जो हज कमेटी की तरफ से जो है कम से कम 4-4.5 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। और पहले ऐसा था कि जब IT रिटर्न का जो मामला नहीं था तो लोग जो है अपने इमामों को, अपने लोग मोहल्ले के नेक लोगों को हज कराने के लिए भेजते थे। बहुत सारे लोग चंदे करके भी अच्छे बहुत सारे नेक लोगों को भेजा करते थे, जो कि अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। बहुत कम लोग हज पे जा पा रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है कि हमने 2012 में हज किए थे, 1,36,000 समथिंग लगा था उसमें हम अपने, और उस टाइम में 10,000 कुछ लोग गए थे। अभी तो ऐसा है कि हज कमेटी डेली एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि आप आइए। कौन किसके पास है इतना? किसी के पास इतना माली हैसियत नहीं है जो जा सके। ये जो हालत हो गया खाने पीना मुसलमान तरह से कहाँ से हज में जाएंगे? ये कोरोना कॉल जो हो गया है, इसी में तो आदमी कारोबार सब आदमी का चौपट हो गया है। नियर बाय में आप देख सकते हैं यहाँ पे कई। मेन बात है कि जो गरीब आदमी 4 लाख रुपया कहाँ से लाएगा, मसला तो ये भी आ गया है। और पैसे वाले लोग तो जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हो। मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि इस 4 लाख के प्रोजेक्ट को हटा करके बराए मेहरबानी जो पहले वाले सब्सिडी थे, जैसे भाईजान ने कहा कि 2012 में 1,36,000 रुपये में जा रहे थे, बस उससे थोड़ी बहुत वो तरमीम कर दे ताकि कुछ गरीबों को भी नसीब मुयस्सर हो सके हज की सादत हासिल। मालेगांव शहर की पावरलूम सनत इन दिनों एक मरतबा फिर माशी बहरान का शिकार हो चुकी है। लॉकडाउन के बाद जैसे तैसे कारोबार शुरू हुआ था, मगर कुछ ही दिनों में सोद के दाम आसमान को छूने लगे और कपड़ा सस्ते दामों में फरोख्त हो रहा है, जिसका असर कारोबार पर हुआ है। यही वजह है कि हफ्ते में 3 दिन पावरलूम कारखाने खुले रहते हैं। आज हालात ऐसे हैं कि चंद दिनों में अगर हुकूमत ने पावरलूम सनत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ये सनत बंद हो जाएगी। इसीलिए मालेगांव शहर के बुनकर अपने कारोबार को तहरीकी अंदाज में कुछ दिन बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। शहर के पावर लूम शुरू हुए, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के पावर लूम चालू हो गए। लगन शरत थोड़ा बहुत चलने लगा, मगर सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से एक तरफा वन साइड यार्न का बहाव बेतहासा बढ़ता गया। 142 रुपया जिस यार्न का भाव 1 किलो था रमज़ान के महीने में, जून महीने में, आज वो 345 रुपया किलो है। यानी 100% के ऊपर यार्न का दाम बढ़ चुका है और हमारा कपड़ा तकरीबन 10 से 20% बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से 3 रुपया मीटर घाटा लग रहा है। यही हालात रहे, सरकार अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी नहीं करेगी तो पावर लूम्स पूरे इंडिया का ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। मालेगांव में लगभग 3 लाख पावर लूम्स है। ये पूरा अपना 24 घंटा 2 शिफ्ट में चलता है। एक मजदूर जो है लगभग 10 से 12 मशीन चलाता है। तो आप ऐसा मान लो कि डायरेक्ट जो इसके अंदर लेबर है लगभग 80 से 90 हज़ार लेबर जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज़, मतलब जो खाली लूम चलाने वाले, उसके बाद जो अलग स्टाफ है, जो मेथा है, मुकादम है, कांडी मशीन है, ऐसे सब आप टोटल जोड़ेंगे ना तो 1,00,000-1,00,000 लाख की तादाद इसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट लेबर है। हुकूमत को चाहिए कि कमोडिटी मार्केट से काटन की जो परचेसिंग है, सेलिंग है, वो ख़त्म करे और इस पर संजीदगी से गौर करे, क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं बल्कि मुल्क में सबसे बड़ा रोज़गार देने वाला ज़रिया जो है फार्मर है, उसके बाद पावरलूम का इंडस्ट्री है। अगर पावरलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री फार्मरों की तरह रोड पर आ जाए तो हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि क्या हालात होंगे। बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद के तहत तालीमी और समाजी खिदमात का सिलसिला जारी है। इस मस्जिद के तहत गुज़श्ता कई सालों से गरीब जोड़ों की शादियों का मुफ्त इंतज़ाम किया जा रहा है। कोरोना वबा की वजह से यह सिलसिला रुक गया था, लेकिन अब दोबारा शुरू हुआ है। आज जुमे की नमाज के बाद 3 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया। नई जिंदगी के लिए ज़रूरी साजो सामान फराहम करते हुए इन शादियों का अहतमाम किया गया।
बेंगलुरु की इस मस्जिद में हर माह के पहले जुमे को इज्तिमाई शादियां मुनक्किद की जाती हैं। मस्जिद कमेटी फी शादी पर 40,000 रुपये खर्च करते हुए एक नेक काम को अंजाम देती है। पहले तो मस्जिदों ही को ये नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया था कि लोग अपने अपने घरों ही में नमाज अदा करें। 4-5 अफराद या जितना अमला मस्जिद का होता है उतना सिर्फ अमला नमाज मसाजिद में अदा कर रहा था, और शादियों से भी रोक दिया गया था। तो बहुत सारे शादियां रुक गई थी, आपको भी पता है। लेकिन अब माशाअल्लाह हुकूमत ने शादियों का भी इंतज़ाम के लिए इजाज़त दे दी है। तो हम भी यहाँ एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए शादियों का नज़म किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला फिर दोबारा शुरू हुआ है। हम जब तक रहें या ना रहें, इंशाअल्लाह ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाद में आने वाले भी इसी तरह उम्मत के इन अफराद के निकाहों का इंतज़ाम करते रहें। हम उन अहबाब को भी जो इज्तिमाई निकाहों का इंतज़ाम करते आ रहे हैं गुजारिश करना चाहेंगे, एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए इन बच्चे और बच्चियों की निकाहों का आप भी इंतज़ाम करें, ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। डरने की ज़रूरत नहीं, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने इजाज़त जो दी है उस इजाज़त को सामने रख कर हम काम अंजाम दें। कोरोना वबा की वजह से जो ज़िंदगी थम सी गई थी वो दोबारा पटरी पर लौट रही है। बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद के तहत माहाना इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम दोबारा शुरू हुआ है। कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। मुल्क भर में जारी किसानों के एहतजाज को वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया हिमायत कर रही है। अब इस पार्टी ने कर्नाटक भर में बेदारी मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम का उन्वान है किसानों का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क का इस्तेहकाम। पार्टी के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि इस मुहिम के जरिए किसानों के मसाइल, हुकूमत के ज़रिए क़वानीन के सिलसिले में आवाम को जानकारी फराहम की जाएगी। इस मौके पर किसान तंजीम के लीडर वीर संज्ञा ने कर्नाटक में नाफिज किए गए गौकुशी पर पाबंदी के ऑर्डिनेंस की मुखालफत की। तो हमारी ये कैंपेन का असल मकसद यही है कि हुकूमत जो है वो किसानों के मुतालबात को माने। किसानों के जो 3 कड़े क़ानून बनाए गए हैं, पहले तो किसान इस बात को लेकर के परेशान है कि उनको सही बीज नहीं मिल रहे हैं और उनको क़र्ज़ा सही तौर पे नहीं मिल रहा, उसका सूद ज़्यादा लिया जाता है। किसानों के लिए जो करंट की फराहमी है, बिजली की फराहमी, वो भी सही वक्त पे नहीं हो रही है। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली की तालिबा रोहमा महक को एडोब इंडिया वुमेन इन टेक स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। स्कॉलरशिप से ही रोहमा महक का इंस्टीट्यूशन में तालीमी खर्च पूरा किया जाएगा। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के बीटेक सोशल साइंस के 3rd ईयर की तालिबा रोहमा महक को उनकी बेहतर परफॉर्मेंस और लीडरशिप रिसर्च क्वालिटी को देखते हुए एडोब इंडिया की स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। अमेठी स्कूल साकेत से स्कूलिंग कर हायर एजुकेशन में आई रोहमा महक को स्कॉलरशिप के जरिए ट्यूशन फीस सपोर्ट के अलावा इंटर्नशिप और ग्रेस हॉपर कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में शिरकत का मौका मिलेगा। I would like to make best use of this opportunity and मैं जो हूँ वो आगे कोशिश करूँगी कि मैं अपने साथ साथ और भी जो मतलब लड़कियाँ हैं एंड जो कंप्यूटर साइंस नॉर्मली जो है वो बहुत ही वो हो जाता है, मेल डोमिनेटेड फील्ड हो जाती है। सो आई फील लाइक दिस इज़ लाइक अ वेरी नाइस बूस्ट टू माई करियर एंड माई रेज्यूमे एंड माई लाइक इट ऑब्वियसली गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस बूस्ट एंड आई वुड रियली वांट कि जो बाकी लड़कियाँ हैं उनके लिए भी मैं एक मतलब उनको मतलब इंकरेज कर पाऊँ एंड मतलब कुछ कर पाऊँ कि वो बाकी भी वो लोग जो है वो मोटिवेट हुए। एक यही है कि जो मैं सीखती आ रही हूँ एंड सोसाइटी एज अ इन जनरल मतलब आई हैव बीन वेरी पैशनेट अबाउट दैट। सो अपनी कंप्यूटर साइंस स्किल्स एंड नॉलेज को आई वुड जस्ट वांट कि इन द लॉन्ग टर्म कि मैं कुछ कर पाऊँ टू वेलफेयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इन जनरल। जेंडर इक्वलिटी और टेक्नोलॉजी के मैदान में वुमेन एम्पावरमेंट की कोशिश के लिए दी जाने वाली ये स्कॉलरशिप मुल्क भर में सिर्फ 6 तालिबात को मिली है। बेटी की कामयाबी पर वालिदैन काफ़ी खुश हैं, तो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रोहमा की तारीफ करते नहीं थक रहा। ये वाकई बहुत बड़ा एजाज़ है और इसके लिए जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। मैं दुआएं देता हूँ इनको कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए, ये और कामयाबी हासिल करें और अपना और अपने
वालिदैन का सबका नाम रोशन करें। पूरे ऑल ओवर इंडिया में से 6 बच्चियां सिलेक्ट हुई हैं इस अडोब वुमेन इन टेक स्कॉलरशिप के लिए, और हमारे यहाँ की भी एक बच्ची इसमें सिलेक्ट हुई है। बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा लगता है ये जान के। और हमारे यहाँ से पहले भी काफ़ी लड़कियाँ इस तरह की स्कॉलरशिप्स जीतती रही हैं। जैसे रोमा हमारी 3rd ईयर स्टूडेंट है। ये कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस हमारा एक बीटेक प्रोग्राम है जिसमें ये पढ़ती है। ये हमारा CS+X कॉन्सेप्ट के अंदर एक प्रोग्राम है जिसमें हम 2 अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को मिलाकर एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे और भी हमारे हैं, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। तो ये कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस की स्टूडेंट है और इसने लास्ट ईयर समर इंटर्नशिप करी थी हमारे कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के अंडर। रोहमा महक शुरू ही से तालीमी मैदान में आगे रही हैं। उन्होंने 10वीं क्लास में 10 GDPA और 12वीं क्लास में 97% नंबर हासिल किए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का नारा मुल्क की मईशत के लिए एक अहम मोड़ पर आया है। कई हिंदुस्तानी खुद इन्हिसारी के इस जज्बे को जी रहे हैं। नेटवर्क 18 की पहल और ITC की पेशकश स्वाभिमान भारत एक ऐसी कोशिश है जो आपको ऐसी कहानियों से रूबरू करेगा। हुकूमत की मदद के बगैर अपने मसले हल करने वाले लोगों की कहानियां हम आपको दिखाएंगे। नई सोच और हुसूलियाबियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक मुल्क और कौम के रूप में कितने ताकतवर हैं। एक ऐसी ही कहानी है नैनो वेदा की, जो आयुर्वेद और नैनो टेक्नोलॉजी को एक साथ लाकर जदीद हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। दुनिया के लिए आयुर्वेद भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उपहार रहा है। स्विट्जरलैंड स्थित चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी यूरो अलायंस नैनो तकनीक का उपयोग कर आयुर्वेदिक उपचार को पैकेज्ड उत्पादों में बदल रही है। इन्होंने नैनो वेदा ब्रांड नेम के तहत न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों की अपनी पहली प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की है, जिन्हें भारत, यूरोप, अमेरिका और दक्षिण कोरिया में बेचा जाएगा। हमने न्यूट्रीफाई इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में लीडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर अमित श्रीवास्तव हेड कर रहे हैं। इस MOU के अंदर हमने ये पहला लाइन ऑफ प्रोडक्ट आयुर्वेदा पे फोकस्ड नैनोवेदा लॉन्च किया है। सभी नैनोवेदा उत्पाद मेड इन इंडिया है और दुनिया भर में बेचे जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स ज्यादातर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों, अश्वगंधा, करक्यूमिन, प्रोबायोटिक्स, आयरन, शहद आदि के साथ डिसॉल्वेबल स्ट्रिप्स के रूप में होते हैं। 2021 के मध्य तक कंपनी हैदराबाद में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर शोध करने के लिए $3 मिलियन का केंद्र खोलने की भी योजना बना रही है। नैनोवेदा भारत की विरासत से प्रेरणा लेकर इसे वैश्विक बना रही है। स्वाभिमान भारत का ये एक जीता जागता उदाहरण है। भारत की ऐसी ही कामयाबी की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।